आजमत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिला तातुल। इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है और इनकी जो वजह शोहरत है ये किसी हद तक पीटीआई के हवाले से भी आ चुकी है। अभी बात करेंगे सर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जो जर्नलिस्ट है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि मैं भी जर्नलिज्म में पढ़ रही हूँ तो हमें सिखाया जाता है कि आपने न्यूट्रल रहना है। तो आप पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पे भी उभर रहे हैं क्योंकि हम आप यही समझ रही है, क्या ऐसा है कि नहीं? कल मैं फौज का नुमाइंदा था। अच्छा। लोग मेरे सर पे टोपी पहना के, मेरे जिस्म पे यूनिफॉर्म पहना के और मेरी ट्रोलिंग करते थे और वो ये कहते थे ये तो फौज का आदमी है। गलतफहमी दूर हुई आपकी? बिल्कुल। ये भी हो जाएगी आगे चलो। अच्छा, यानी कि ये सारी आवाम की गलत है। नहीं, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूँ। मैं सही और गलत के बीच में न्यूट्रल नहीं रह सकता। मेरे से ये वाली मुनाफकत नहीं होती कि एक वो आदमी बैठा है एक वो आदमी बैठा है। मुझे पता है कि वो वाला झूठा है और ये वाला सच्चा है और मैं दोनों के बीच में पहुंची मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों? मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं रोटी को चोची कहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। मैं मुंह पे कहूँगा कि तू झूठ बोल रहा है तू सच बोल रहा है। ये मेरा प्रॉब्लम है। जितनी ज़िंदगी है ना सीधी सीधी ऐसे ही गुजारनी चाहिए। इस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक है। इस वक्त मैं पीटीआई को सूट कर रहा हूँ। बगले बजा रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जिस वक्त नहीं सूट करूँगा उस दिन पूछिएगा। अच्छा सर, अरशद शरीफ के हवाले से जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उनको जिस तरह से तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया, वो शहीद हो गए, इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुकूमत के जो इक़दामात हैं, क्या आपको लगता है कि ये इनाफ है? नहीं, इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको पाकिस्तान से निकाला है। वो रियासत से तंग था, एस्टेब्लिशमेंट से तंग था। मैं उन ऑफिसर्स को जानता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर पर्चे करवाए, मेरे पे, अरशद भाई पे, साबिर भाई पे, समी इब्राहिम पे। जिन ऑफिसर्स ने, बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं, डेकोरेटेड बड़े होते हैं उनके, जिन्होंने हम पे पर्चे, कईयों के तो नाम सामने भी आ चुके हैं। मैं जानता हूं उनको जिन्होंने कहकर हमारे ऊपर पर्चे करवाए और ये झूठे मुकदमा हमारे ऊपर जाली मुद्दई बनाकर उन्होंने खड़े किए हैं। मैं उन्हें जानता हूं। जनरल बाजवा, मैंने चैलेंज भी किया, मुझे बुला लें और मेरे से पूछें। मैं उनको एक एक बंदे का नाम बताऊंगा कि गाली किसने दी थी, धमकी किसने दी थी, पर्चा किसने करवाया था, हमारे पीछे कौन आता था, हमें डराता कौन था, हमें धमकाता कौन था, हमारे साथ बदतमीजी किसने करवाई। इवन जितने दिन मैं गिरफ्तार रहा तो चंद न्यूट्रल वहां पे मौजूद रहते थे, जो पुलिस वाले नहीं थे, वो न्यूट्रल थे, पुलिस वाले नहीं थे। तो वो वहां पे क्या कर रहे थे? मुझे पुलिस वाले इशारे करते थे कि वो फिर रहे हैं, हमारा कसूर नहीं है सर, देखें हम तो आप ही की तरह के आम लोग हैं। तो वो उनकी वजह से मजबूर है, जो आपके ऊपर सख्ती की जा रही है। मुझे बुलाने, मैं बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ। आपके इसमें बताऊंगा सुबह आप भी गिरफ्तार हो जाएंगी तो फायदा कोई नहीं है। लेकिन मामला ये है कि जिन लोगों ने ये ज्यादती की, हमें उनका पता है, जिन्होंने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया। शेर दिल आदमी था, बस सिर्फ वो ये नहीं चाहता था उसके कपड़े उतारे जाए। बब्बर शेर आदमी था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी कोई तस्दीक करे, कोई थर्ड क्लास ऑफिसर, क्योंकि वो तो बब्बर शेर था ना, शोहदा का वारिस था, उसकी बड़ी इज्जत थी और हम सारे उसकी दिल से इज्जत करते थे। इख्तलाफ भी रहा मेरा अरशद शरीफ से, लेकिन इख्तलाफ के बावजूद भी इज्जत थी। और बाद में इज्जत और बढ़ गई जब उन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया। यानी हम सारे इस गलतफहमी में मुब्तला थे कि अरशद शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। मेरे बारे में भी यही गलतफहमी थी लोगों को, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ। फिर दूर हो गई गलतफहमी, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चल पड़े। हमने कहा ये वाली ज्यादती पाकिस्तान में आपने की है, रजीम चेंज ऑपरेशन की, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालात बदलना शुरू हो गए। तो बेटा बात यह है कि अरशद भाई वाले मामले में हम सबको पता है कि उनका कातिल कौन है या किसने उनको इन हालात में पहुंचाया कि यह कत्ल हुआ, हम सारे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें बुला रहे, कोई बैन अवी इन्वेस्टिगेशन करवा लें वो हमें बुला रहे, किसी को जिसको चाहते हैं वो हमें बुलाकर जो चाहता है हमसे पूछे, हम बताएंगे। और ना सिर्फ बताएंगे नहीं, अपने मौके पे डट कर खड़े रहेंगे। एक एक बंदे का नाम बताएंगे, उस बंदे को बुलवा लें, टेक्निकली रिकॉर्ड चेक कर लें, आपको पता चलेगा कि उस दिन वाकई हम वहां पे मौजूद थे या उस दिन वाकई हमसे राब्ता किया गया था। हम सबके बारे में डिटेल्स मौजूद हैं। वो कौन है जिसने अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया? मैं तो पहुंच गया उस बंदे तक भी, वो भी एक ऑफिसर है जिसने निकलवाया अरशद शरीफ को दुबई से। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के ही लोग? मुझे मुझे पता है किसने निकलवाया, मुझे उसका नाम भी पता है। मुझे ये भी पता है कि कीनिया कौन गया था। यानी उन दिनों में मैं इस कत्ल के साथ अभी नहीं जोड़ रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ लोगों ने कीनिया ट्रेवल किया था। मेरी
अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मुझे एक शख्स ने ये दी है, मैं इसको और कंफर्म कर लूंगा, लेकिन कीनिया ट्रेवल जरूर किया था किसी ने उन दिनों में। सर आप एक सहाफ़ी हैं और आपको इतना सब कुछ पता चल गया, तो पाकिस्तानी इदारे अब तक खामोश क्यों हैं? इस केस को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? मुजरिम है हमारे, वो क्यों आगे बढ़ाएंगे? कोई मुजरिम कहेगा कि मुझे सजा दे दो? भाई जुर्मदार है, बंदे को हरासा किया गया इस मुल्क के अंदर, रियासत ने और इदारों ने किया, बंदा पाकिस्तान छोड़ के चला गया, बंदे को पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया, फिर क्या करें? फिर क्या करें? वो इदारे अपने आप को सजा दे दें, अपने गले में फांसी डाल दें और आपको बताएं कि जनाब हम कसूरवार हैं, हमने इसको मुल्क से भगाया है, हमने इसको मुल्क से निकाला है, हमने इसको यूएई से निकलवाया है, और हम ही हैं जो आगे इसकी तफ्तीश और तहकीक। तो 15 दिन तक उसकी माँ को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, यानी पाकिस्तान कीनिया से भी गया गुजरा, कीनिया के अंदर उसका पोस्टमार्टम होता है, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसके सीने के ऊपर रख के भेज देते हैं कि भाई ये आ रहा है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, आप इसको पढ़ लें। पाकिस्तान के अंदर वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं दे रहे थे। 15 दिन के बाद आज उनकी वाइफ को मौसूल हुई है, थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, माजी को मिली है 2 दिन पहले, और ऐसा उन्होंने थ्रेट किया हुआ, ऐसा खौफनाक माहौल बनाया हुआ, कभी एफआईआर भेज रहे हैं, कभी इसको भेज रहे हैं, कभी उसको भेज रहे हैं, कभी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, कभी उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना, इन्होंने जाकर अल्लाह को जान नहीं देनी। ये सारी चीजें तभी ठीक होंगी जब एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बने और उसमें बैनुल अक़वामी इदारों की सपोर्ट भी हासिल की जाए, जो कीनिया में इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या है। ओके, एनीथिंग एल्स? जी बेटा। रेजिम चेंज ऑपरेशन होता है और उसके बाद सहाफ़ियों को बोलने से पहले से भी ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई, उनको रोका गया, इवन उनको अब तो कत्ल करने का भी रिवाज आम होता जा रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो है वो पॉलिटिकल लोग हैं। अगर ये पॉलिटिकल लोग अपनी कॉन्सेंट ना देते तो रजीम चेंज ना होता। ये सारे अपने छोटे छोटे फायदों के लिए बिक गए। इन्होंने दोबारा जो बूट पॉलिश इन्होंने छोड़ दी थी, इन्होंने पॉलिश को उठाया और पॉलिश का बड़ा बड़ा डिब्बा मंगा के इन्होंने सबने पॉलिश शुरू कर दी। इसका कसूरवार बिलावल है, जहां पे हमारे ऊपर सबसे पहले उसके सूबे में एफआईआर हुई है। ये बिलावल चैंपियन बनता है ना, बहुत बड़ा इंसानी हकूक का, फटे मुंह ऐसे चैंपियन का, उसके सूबे के अंदर सबसे पहले हमारे ऊपर एफआईआर हुई है, सबसे पहले हमारे ऊपर उसके सूबे में। छोड़ दे तू हुकूमत, अगर तू इतना बड़ा चैंपियन है तो। मरियम नवाज के लिए तो तुमने कह दिया था हुकूमत गिरा देंगे हम, इसका दरवाजा क्यों तोड़ा है? कैप्टन सफदर जब कायद-ए-आज़म के मज़ार पे नाच रहा था तो उस वक्त तो इन्होंने कहा था पुलिस भी घर भेज देंगे, सारा कुछ करेंगे, जो हमें बाजवा को बात करनी पड़ी थी। हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है, सबसे पहले हमारे ऊपर एफआईआर सिंध के अंदर हुई है और अभी तक वहां पे मौजूद है, और बिलावल ने एक मर्तबा उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। पहला तो मुजरिम ये है। दूसरा, ये पुराने आदि मुजरिम है पीएमएलएन वाले, ये तो हमेशा एफआईआर भी खेलते हैं। मेरे ऊपर जो पहले भी एफआईआर करवाई थी ना, जो मुझे फोन करके बंदे धमका रहे थे पहले, बहुत ताकतवर लोग, कि तेरे पे एफआईआर में मिल गई है, तो मैंने कहा जो आपने करना ना उन एफआईआर से आप कर। अच्छा सर, वो एफआईआर भी मेरे पे इन्होंने करवाई हुई थी, नून लीग वालों ने। अच्छा। जब से मैं जर्नलिस्ट बना हूं तब से मेरे पे एफआईआर हो रही है। ये तो पहली दफा आपके सामने आ गई है। मेरे पे तो पहले भी मेरे पे दहशतगर्दी की एफआईआर करवाई हुई है नून लीग ने। यही राणा सनाउल्लाह पंजाब के वजीर कानून थे, मेरे ऊपर दहशतगर्दी की एफआईआर करवाई हुई है लाहौर के अंदर। ये सिलसिला नया नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में 7 दफा नौकरी से दो बैठा हूं, मुअत्तल हो गया हूं। 7 में से 6 मरतबा नून लीग ने करवाया है। ये जाके हमारे दफ्तरों में बैठ जाते हैं, निकालो इसको नौकरी से, नहीं तो तुम्हारे इश्तेहार बंद कर देंगे। ये इस तरह के लोग हैं, मैं इनको भुगत रहा हूं। पिछले इमरान खान ने तो लड़ाई शुरू की, मेरे ख्याल 2013 के बाद प्रॉपर लड़ाई इनके साथ शुरू हुई है इमरान खान की। मेरी इनसे 2009 से चल रही है। ये माफिया की तरह डील करते हैं। मैं जानता हूं इनकी पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं, लेकिन इस खानदान ने सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है, और ये फाशिस्ट है, ये माफिया है, ये माफिया की तरह जो है वो सारी चीजों को हैंडल करता है। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि एआरवाई काफी पैकेजेस अब चलाता है अरशद शरीफ साहब के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि एआरवाई ने उनको निकाला क्यों था, अगर वो उनको इतना ही प्यार करते थे? एआरवाई को कहा गया था कि ये चैनल कभी नहीं खुलेगा, इसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, ये एक किस्सा पारीना बन जाएगा, इस चैनल को कभी कोई नहीं देखेगा, और इस चैनल के 3-4 हजार जो मुलाजमीन है वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। अब आप फैसला करें कि आपने अरशद शरीफ को रख के ये सारा कुछ बंद करना है, या आपने अरशद शरीफ को निकाल कर ये सारा कुछ चलाना है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि अरशद शरीफ को वक्ती तौर पे मैं आपको बताता हूं, अरशद शरीफ ने बोल टीवी ज्वाइन कर दिया था। अच्छा। यही बातचीत हो गई थी, वो एग्रीमेंट भी था, सारा कुछ था।
اور ان کو جوائن کرنا تھا, شروع کرنا تھا پروگرام. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایئر وے والوں نے ان کو نہیں کرنے دیا. اچھا, وہ اس کو اون کرتے تھے. کیا آپ ہمارے پاس ہی واپس آپ نے ادھر ہی آنا ہے, یہیں سے پروگرام کرنا ہے, یہ وقت گزر جائے گا. وقتی طور پہ انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ کیا تھا کیونکہ ان کو ڈرایا گیا تھا, دھمکایا گیا تھا, ان کو خوف زدہ کیا گیا تھا, ان کا چینل بند کر دیا تھا. آپ کو یاد ہے لائسنس کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے, ہر چیز کینسل کر دی تھی وزارت داخلہ سے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سب ختم کر دیا تھا. ترمنندہ صاحب چھٹیوں پہ تھے, وہ گئے ہوئے تھے پاکستان سے باہر, اور سب کچھ انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا. تو یہ آپ کو یہ فیکٹس ہمیں یاد رکھنے ہیں. اے آر وائی کو مجبوراً یہ کرنا پڑا تھا. جب صابر شاکر بھائی کی سیلری جا رہی تھی نا, ان کو آف ایئر کر دیا تھا اے آر وائی نے. تو باقاعدہ طاقتور لوگوں نے سیلری کا ریکارڈ حاصل کر کے اے آر وائی کی انتظامیہ کے سامنے رکھ کے دھمکایا تھا کہ تم اس کو تنخواہ دے رہے ہو, ہمیں دھوکہ دیتے ہو. تم اس لیول تک گئے تھے. تو پھر انہوں نے کہا جی ہم یہ بھی بند کر دیتے ہیں. تو جب آپ کے ملک میں اس طرح کا ظلم اور جبر چل رہا ہو, آپ نے غور کیا بول ٹی وی پہ میں ایسے بات نہیں کرتا جیسے میں اپنے ویلاگ میں کرتا ہوں. جی بالکل. کیوں پتہ ہے, بول ٹی وی بند ہو گیا تو 3-4 ہزار بندے بے روزگار ہو جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ مجھے وہ بدوائیں دیں اور میری وجہ سے کسی کے گھر کا روٹی رزق بند ہو جائے. اس کے لیے میں پھر یہاں پہ جو بات زیادہ کڑوی اور تلخ ہوتی تو ٹھیک ہے, لیکن تلخ ہوتی ہے وہ میں یہاں پہ کرتا ہوں, بول ٹی وی پہ بھی کرتا ہوں. لیکن الفاظ کے چناؤ میں میں کافی محتاط رہتا ہوں, یہاں پہ بھی محتاط رہتا ہوں. لیکن بعد میں جو ٹھیک بات جو تلخ بھی ہوتی ہے وہ میں یہاں پہ کرتا ہوں, کیونکہ یہ بند ہو گیا تو میں اکیلا ہوں نا بھائی. میرے ساتھ 5-7-8 لوگ ہیں, ہم لوگ مینج کر لیں گے کچھ نہ کچھ کر کے, اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ نہ کچھ کر دے گا. لیکن اگر بول ٹی وی بند ہو گیا تو میری وجہ سے اتنے ہزاروں لوگوں کی نوکری چلی جائے گی, وہ ان کے ساروں کے چولہے بجھیں گے. وہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا اور میں ان کی بدوائیں نہیں دے سکتا. تو یہ ارشد شریف نے خود آفر کیا تھا. میں ان کو جانتا ہوں, انہوں نے خود کہا تھا کہ کوئی بات نہیں, آپ ہمیں الگ کر دیں اپنے آپ سے, ہمیں اپنے آپ سے الگ کر دیں, اپنا چینل آپ بند نہ ہونے دیں, یہاں پہ بہت غریب لوگ نوکری کرتے ہیں. یہ تھا ارشد شریف. اور مقابلہ ان کا کس کے ساتھ ہے, یہ مذاق اڑا رہے تھے تھوڑے دن پہلے مریم نواز وغیرہ, یہ حرکتیں کر رہے تھے, جن کے بوٹ پالش کر کے بوٹوں پہ زبان رکھ کے انہوں نے ڈیل لی ہے نا, وہ ارشد شریف سے روزانہ ڈیل مانگتے تھے کہ ارشد واپس آ جا, اللہ کے واسطے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دھمکایا بھی, ڈرایا بھی, منایا بھی. وہ ہر وقت چاہتے تھے کہ ارشد شریف سے ڈیل کرتے. شیر کا بچہ جنگل میں پڑا رہا ہے, نہ وہاں پہ کوئی فیسلٹی ہے, نہ وہاں کوئی دوست ہے, نہ کوئی زیادہ لوگ اپنی زبان بولنے والے ہیں. ایک پردیس کے اندر, ایک عجیب سے موسم کے اندر وہ شیر کا بچہ جنگل میں پڑا ہوا تھا, بات وہی کر رہا تھا جو اس کو ٹھیک لگ رہی تھی. اس کا مقابلہ یہ سارے بونے نہیں کر سکتے. زمین آسمان کا فرق ہے. ارشد شریف کا موقف بھی پی ٹی آئی کو سوٹ کر رہا تھا بہت زیادہ. آج جتنا لوگوں کو میرا موقف پسند آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, اتنا ہی ارشد شریف کا بھی آ رہا ہے. لیکن بازار کے معاملے میں میرا اور ان کا بہت اختلاف رہا ہے, اور کئی اسکینڈل کے اوپر ارشد شریف کا اور پی ٹی آئی کا بہت اختلاف رہا ہے. یہ لڑائی ہماری آئندہ بھی ہونی تھی. اگر میرا بھائی زندہ ہوتا ہم آپ کو دکھا دیتے, دونوں مل کر دکھا دیتے, نہیں تو میں دکھا دوں گا. کل جب رجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا, ہمارا تو کام ختم ہو جائے گا. ہم تو آئے اس لیے کہ زیادتی ہوئی ہے میرے ملک کے ساتھ, فیصلہ باہر بیٹھ کر کیا گیا, میں نہیں کرنے دوں گا. ہمارا ملک ہے, ہم خود فیصلہ کریں گے. لیکن اس لڑائی کا اختتام ہوگا نا ہار یا جیت کے اوپر, جہاں پہ بھی ہوگا. اس کے بعد اگر ارشد شریف کاش زندہ ہوتے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں وہ کون ہے, لیکن ہم بتائیں گے وہ کون ہے. تھینک یو بیٹا, بہت شکریہ.